नमस्कार, मैं सुनंदा शर्मा। मैं याद करना चाहूँगी लेट श्रीमती कर्पूरी देवी जी को, जो कि मिथिला कला और सुजनी कला की एक सशक्त हस्ताक्षर रही हैं। उन्हें उनकी कला के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला है और आज उनको याद किया जा रहा है। और बहुत अच्छी बात है कि हमारी अगली जनरेशन को इंस्पिरेशन देने के लिए ये काम किया जा रहा है। और ये फेस्टिवल जो पहला डिजिटल फेस्टिवल है, ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सेलिब्रेशन ऑफ फोक ट्रेडिशंस के द्वारा। उनके चित्र जैसे बोलते हैं, उनका व्यक्तित्व जो एक खुला हुआ व्यक्तित्व और मिट्टी से जुड़ी हुई जो उनकी बातें थी, और इतना सफाई से और इतना महीन काम उनका, इतने सुंदर रंगों से उनका काम जो है वो सचमुच बहुत सराहनीय है। और ऐसे कलाकार बिरले ही होते हैं। मिथिला पेंटिंग उनकी देख रही थी, इतनी खूबसूरत लगी। मैं 2 लाइनें उनके लिए गाना चाहूँगी। जादू भरी रात तुम्हारी नजरिया, जादू भरी रात तुम्हारी नजरिया, जादू भरी रात जेहि चितवत तेहि बस कर डारत, जेहि चितवत तेहि बस कर डारत, सुंदर श्याम राम धनु धरिया, जादू भरी राम तुम्हारी नजरिया, जादू भरी राम, जादू भरी राम। बहुत बहुत नमन ऐसी आदरणीय कलाकार को। और मैं मन से बहुत ही श्रद्धा से, अपना भाव से उनको ये श्रद्धांजलि समर्पित करती हूँ। धन्यवाद। साथियों, आज हम कर्पूरी देवी की स्मृति में बात करने के लिए यहाँ हैं और कर्पूरी देवी जी के महाप्रयाण के 1 वर्ष लगभग होने को आए। कर्पूरी देवी जी का मिथिला कला में नहीं रहना अखर रहा है। सचमुच जब कोई महान व्यक्तित्व हमारे बीच रहता है तो उनका आशीर्वाद तो हमें मिलता ही है और सब कुछ सामान्य चलता रहता है, एक सामान्य जीवन की तरह। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्तित्व हमारे बीच नहीं रहता है तो उसकी कमी हमें करती है। कर्पूरी देवी मिथिला कला के लिए ही नहीं बल्कि देश की लोक कलाओं में सबसे महत्वपूर्ण नाम कह सकते हैं कि रहा है। कर्पूरी देवी का मिथिला चित्रकला में इसलिए भी ज्यादा हम लोग उनको याद कर रहे हैं और उनके महत्वपूर्ण स्थान की बात करते हैं, क्योंकि अगर मिथिला कला को अंतर्राष्ट्रीय कला जगत में किसी एक व्यक्ति ने सबसे अधिक प्रभावित किया है, स्थापित किया है उसे बिहार की कला को, तो वह कर्पूरी देवी ही है, जिन्होंने पूरी दुनिया भर में कई देशों में मिथिला कला को पहुंचाया। मिथिला म्यूजियम जिसकी चर्चा हम सभी लोग करते हैं, हास्य गावा साहब का, उनके यहाँ उस म्यूजियम को बनाने में कर्पूरी जी की बड़ी भूमिका रही। तो हम लोग वहां से बात कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिथिला कला की पहचान बनाने में कर्पूरी जी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। दुनिया के कई देश, चाहे वो यूरोप के देश हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जापान हो, सब जगहों पे आपने मिथिला कला का परचम लहराया है। और मिथिला कला को की जो संवेदनशीलता है कला के जरिए, उस संवेदनशीलता को, उस भारतीय संवेदनशीलता को आपने एक राजदूत, सांस्कृतिक राजदूत की हैसियत से वहां पहुंचाया है।
ये हम सब लोगों के लिए अचीवमेंट की बात है। यह तो एक बात हुई। दूसरी बात जो मुझे लगता है कि कर्पूरी देवी जी के बारे में हम लोगों को करना चाहिए, वह है उनका जो अभिभावक पूर्ण व्यवहार, उनकी जो सरलता है, उनका जो स्नेह है, उन सब की बात। क्योंकि मुझे लगता है कि एक बेहतर कलाकार होने के लिए एक बेहतर मनुष्य होना जरूरी है। कर्पूरी देवी बेहतर मनुष्य थी। उनके अंदर जो एक मनुष्य भाव था वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावे कर्पूरी जी ने बिहार की लोक कलाओं को काफी इंटरैक्टिव लेवल पे भी वो ले गई। और हम कह सकते हैं कि कर्पूरी देवी की अगर हम लोग कला पे बात करें तो कर्पूरी देवी की जो कला है वह अपने बोल्ड लाइंस, वाइब्रेंट कलर्स, इसके लिए वो जानी जाती हैं। और खासतौर पे सुजनी कला में जो उन्होंने योगदान दिया है वह तो अप्रतिम है। उसकी चर्चा निश्चित होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इसके बावजूद भी कह सकते हैं कि अभी तक कर्पूरी जी के बारे में पूर्ण मूल्यांकन नहीं हो पाया है। तो मूल्यांकन उन पर नए सिरे से करने की जरूरत है, नए शोध करने की जरूरत है, और उन पे पुस्तकों को लिखने की जरूरत है, फिल्में बनाने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण टास्क है कि मिथिला कला में कर्पूरी जी जैसी जो भी महान विभूतियां हुई हैं उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा लिखा जाए, बात की जाए, और जिन आदर्शों और मूल्यों को उन्होंने जीवन भर जिया, जिस समर्पण भाव से कला में लगी हुई रही, इन चीजों से सीखा जाए। यह मैं अपने तमाम कलाकार मित्रों से भी आग्रह करूंगा। जब उनका निधन हुआ था तब भी मैंने अपने फेसबुक के जरिए इस पर आग्रह किया था, आज भी आग्रह करूंगा कि पूर्ण डेडिकेशन के साथ, पूर्ण समर्पण भाव के साथ जीवन पर्यंत कैसे कला सृजन किया जाता है, हमें उनसे सीखना चाहिए। दोस्तों, कला कोई रिवॉल्यूशन का नाम नहीं है, कोई क्रांति का नाम नहीं है, कला जीवन का नाम है, कला ही जीवन है। इस बात को हमें कर्पूरी देवी से बेहतर कौन समझा सकता है। कर्पूरी देवी जी को नमन है, हम लोगों का सादर नमन है, और हम उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करें, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्रीमती कर्पूरी देवी ने बिहार की सुजनी कला को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाया। इन्होंने मिथिला पेंटिंग्स में कचनी और भरनी दोनों विधाओं को जोड़कर अपनी एक नई शैली तैयार की, और इसी नवाचार के कारण इनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला। इनकी कृतियां महत्वपूर्ण संग्रहालयों में संग्रहित की गई और भारत तथा बिहार का नाम गौरवान्वित किया। इतना सम्मान मिलने के पश्चात भी ये सामाजिक सरोकारों से दूर नहीं रही। इन्होंने समाज में रहकर सामाजिक कुरीतियों का बड़ी दृढ़ता से संघर्ष किया और उन्हें दूर करने का प्रयास किया। ममतामयी माँ को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ उनके इस महान योगदान के लिए। वो हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत रही है, युवा कलाकारों के लिए प्रेरणा की स्रोत रही है। लोक कला को एक नया आयाम दिया है उन्होंने। उनका ये प्रयास हमेशा सराहनीय रहेगा और हम सब लोगों को एक नई दृष्टि देगा। मैं हृदय से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ जहाँ भी वो रहें कला के माध्यम से हमें आशीर्वाद देती रहें। मेरे लिए आज सचमुच हर्ष का विषय है कि फोकाटोपीडिया की पूरी टीम ने मिलकर कर्पूरी देवी जैसे महान कलाकार को श्रद्धांजलि देने का ये सुअवसर निकाला है। कर्पूरी देवी सुजनी कला की चर्चित कलाकार थी, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन वो एक मशहूर चित्रकार भी थी। उनका स्वभाव आप किसी भी कलाकार से पूछेंगे, किसी भी जाति के कलाकार से पूछेंगे, तो सबसे ज्यादा मिलनसार और सबसे ज्यादा सहयोग करने की भावना अगर किसी कलाकार में दिखाई देती है तो वो है कर्पूरी देवी। उनके चित्रों पर भी कोई विशेष लेखन नहीं हुआ है। उनके चित्रों को जब आप देखेंगे तो वो अपने आप में एक स्कूल थी। खास रंगों का ही उपयोग वो करती थी। लाल, काले और भूरे रंगों का ही उपयोग उनके अधिकतर चित्रों में मिलता है। मानव आकृतियों की बजाय वो अलंकरणों पे ज्यादा
फोकस्ड रहती थी। जैसे अरिपन या जो मोटिव्स मिथिला कला के होते हैं उनको वो ज्यादा उभारती थी। तो अगर हम देखें तो उनका एक स्कूल था, इनका असर बाद के बहुत से कलाकारों पर पड़ा, जिनमें राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता भी बहुत सारे कलाकार हैं, जैसे सत्यनारायण लाल कर्ण, मोती कर्ण, चंद्रभूषण, अंबिका देवी और भी बहुत सारे कलाकार। तो हमें इस बात को बताते हुए गर्व हो रहा है कि फोकाटोपीडिया ने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और कर्पूरी देवी जैसे महान कलाकार के लिए हम सबकी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सरदे कर्पूरी देवी जी अग्रणी मिथिला चित्रकारों में से एक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और इन दिनों उनके जीवन के और कई एस्पेक्ट्स को भी जानने का मौका मिला। इसी दौरान एक छोटी वीडियो फिल्म देखते वक्त जब वो सूजनी कला और क्रोशिया की बात कर रही थी, तो यकीन मानिए उनके चेहरे पे एक अलग सी चमक थी, उनके आंखों में एक अलग सी चमक थी। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि उन्हें राष्ट्रीय मेरिट सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है, जहाँ तक सूजनी कला की बात है। अब वो क्या परिस्थितियाँ रही होंगी जिसकी वजह से आज उन्हें सूजनी कला से कम और मिथिला कला से ज़्यादा जाना जाता है। बहरहाल इसी महीने के अंत तक उनका पहला पुण्यतिथि है और इस पहले पुण्यतिथि के अवसर पे मैं उन्हें नमन करता हूँ। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान में पोस्टिंग के बाद से बिहार समेत देश भर के कलाकारों शिल्पकारों से मेरा परिचय हुआ। उनमें से कुछ एक कलाकार ऐसे हैं जिनसे व्यक्तिगत ही नहीं पारिवारिक संबंध भी जुड़ा एवं हृदय का नाता भी जुड़ा। कर्पूरी देवी वैसे ही लोगों में से एक थी। कर्पूरी जी से मेरी मुलाकात 2016 में पहली बार हुई थी। आज जब मैं फोक आर्ट पीडिया के अनुरोध पर उनके संबंध में बोलने के लिए आया हूँ, तो कर्पूरी देवी से जुड़ी ढेर सारी स्मृतियाँ मेरे मन मस्तिष्क में तैर रही। वर्ष 2016 में उपेंद्र महारथी संस्थान में मिथिला चित्रकला महोत्सव का आयोजन किया गया था। मेरे अनुरोध पर कर्पूरी देवी भी उस महोत्सव में शामिल होने आई थी। 5 दिनों तक वे हम लोग के साथ पटना में रही। इन 5 दिनों में ही उनसे इस कदर मैं हिल मिल गया था कि लगा कि बहुत पुराना संबंध उनसे मेरा जुड़ा। उसके बाद से लगातार उनसे मिलना जुलना मेरा होता रहा। 2-4 महीने अगर मैं उनसे मिलने नहीं जा पाता था रांटी में, तो वे फ़ोन करके मुझे याद दिलाती थी और मैं उनसे मिलने चला जाता था। कई बार ऐसा हुआ कि मेरे लिए वे आशीर्वाद स्वरूप मखाना भी भेज दिया करती थी। मखाना के माध्यम से मुझ पर आशीर्वाद बरसाती थी। 2019 के जनवरी माह में बिहार म्यूजियम पटना में हम लोगों ने एक इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया था। कर्पूरी जी उस समय सख्त बीमार थी, अस्वस्थ चल रही थी। मैंने विभादार जी से बात की कि हम लोग कर्पूरी जी को बुलाना चाहते हैं। दुलारी देवी से बात की, चूँकि विभा जी और दुलारी देवी उनके साथ लग रहा, उनकी सेवा में लगी रहती थी। इन दोनों ने कहा कि अब कर्पूरी जी की स्थिति ऐसी नहीं है कि वे पटना जा सके। फिर भी मैं उन्हें आमंत्रित करने जनवरी 19 के प्रथम सप्ताह में उनके घर रांटी गया था। मुझे देखते ही वे तरोताज़ा हो गई थी और उन्होंने कहा था कि मैं सेमिनार में जरूर आऊँगी, हास्य गवाह से मिलना चाहूँगी। और सचमुच वे सेमिनार में पटना आई। 2 दिनों तक हम लोग सब पटना में जनवरी माह में जो 24-25 जनवरी को सेमिनार था उसमें आई और हास्य गवाह के अनुरोध पर
उन्होंने एक जापानी गीत भी गाया था और जब यहाँ से जाने लगी थी तो जापानी गीत गाते हुए ही पटना से मैंने उन्हें विदा किया था। कहने का तात्पर्य कि कर्पूरी देवी अपने समय की महान कलाकार थी। न सिर्फ सुजनी कला बल्कि मधुबनी पेंटिंग में भी उतनी ही सिद्धहस्त थी। 9 बार जापान गई, 2 बार अमेरिका गई, 1 बार फ्रांस गई। देश विदेश में उन्होंने सुजनी कला और मधुबनी पेंटिंग की पताका लहराई थी। देश विदेश से जुड़े संस्मरण को बड़े चाव से हमें सुनाया करती थी। एक बार मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने कहा था, जब वो जापान गई थी तो उन्होंने किसी से पूछा था कि भाई आप लोग की भित्तों कैसे निकली, जापानी तो बड़े स्मार्ट होते हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, लेकिन देख रहा हूँ कि आप लोग की भित्तों निकल गई है, पेट निकल गया है। तो किसी जापानी ने उन्हें जवाब दिया था कि पहले हम लोग खाना उबाल कर खाते थे, लेकिन जब से आप लोगों से मुलाकात हुई है हम लोग भी तेल मसाला खाना शुरू कर दिए हैं और हम लोग को भी तोंद निकल आई। तो ऐसे ही अनेक संस्मरण उनकी जुबान पर रहते थे कर्पूरी देवी के। उनसे बात करने पर ऐसा लगता था कि किसी सदी से बात कर रहा हूँ। उनसे बात करना एक सदी से बात करने जैसा था, निश्चय ही, क्योंकि उनके साथ उनके पास पिछले 70-80 वर्षों का सुजनी कला और मिथिला पेंटिंग का इतिहास जो था, उनके जाने से संपूर्ण कला जगत को बहुत भारी क्षति हुई है और आज हम उन्हें श्रद्धा स्वरूप अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।